मान्यवर राजा नाम। थैंक यू इंजीनियर मनगोत्रा जी, संचालक महोदय जी। आज की सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और अन्य सभी देश भर के जुड़े हुए प्रतिभावान धम्म बंधुओं, आज मैं सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती का सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझसे पूर्व जो विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात सम्राट अशोक की विरासत के संबंध में रखी है, वो बहुत सारी बातें वो रख चुके हैं और बहुत ही उन्होंने खोजपूर्ण बातें रखी हैं। तो मैं समय के अनुसार मैं समझता हूं कि 15 मिनट तक तो मुझे मिलेगा शायद, जैसे औरों को मिला है। तो तो मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि सम्राट अशोक के बारे में सही बात तो यह है कि जिन लोगों को जरूरत थी उन्होंने ही उनको याद नहीं किया। तो हमें अपने जो आलोचक हैं या उनके विरोधी हैं उन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए अंग्रेजों का कि उनके शासन काल में ये जो सम्राट अशोक के लिखे हुए लीगेसी है, विरासत है, जो जिसे हम शिलालेख बोलते हैं, उनकी खोज हुई और उसको फिर पढ़ा गया 1837 के आसपास। तब जाकर ये पता चला कि ये प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौन है जो जमीन के अंदर है। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही स्रोत होते हैं। एक लिटरेचर होता है, जैसे साहित्य या लेखन कहते हैं, और दूसरा खनन पुरातत्व, जैसे अंग्रेजी में आर्कोलॉजी बोलते हैं। तो अगर लेखन के आधार पर देखा जाए तो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल का जो लेखन है और उसमें जो मगध का उत्थान है और नंद वंश का पतन है, या यूं कहें कि नंद राजा वर्सेस चाणक्य कौटिल्य, ये इसमें नंद वंश के पतन के बाद मौर्य काल का जो इतिहास है वो सामने आता है। और इस इतिहास के हिसाब से सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद सम्राट अशोक महान, और इस तरीके से 10वां जो शासक है मौर्य शासक भद्ररथ। तो ये वहां तक मौर्य वंश का शासनकाल चलता है, जिसे हम बौद्ध शासक भी कह सकते हैं। और एक और मुद्दा राक्षस के लेखक हैं विशाल दत्त। तो ये भी भ्रम हमारा दूर होना चाहिए कि उन्होंने अपने इसमें मुद्रा राक्षस जो साहित्य उसमें लिखा है कि ये शूद्र वर्ण के शासक रहे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के भद्ररथ तक के जो शासक हैं, इनको शूद्र वर्ण से उत्पत्ति इनकी मानी गई है। और बाकी पुरातत्व और खनन के आधार पर अगर देखा जाए तो 269 बीसी से लेकर के 231 बीसी तक यहाँ लगभग जो 40 शिलालेख निकले हैं। विभिन्न स्थानों पर जो खनन हुआ, खुदाई हुई, और इसका सबसे पहले खोज इस खुदाई में करने वाले जो हैं वो पोटेंदी टी पेंटेलर हैं, जिन्होंने इसकी खोज की 1750 में। लेकिन चूंकि इसको कोई पढ़ नहीं पा रहा था तो काफी अरसे बाद 1837 में जाकर के जेम्स प्रिस्छेप नाम के व्यक्ति ने इसकी पढ़ाई में करने में सफलता मिली। उन्होंने 4 भाषाओं में इसको जानने की कोशिश की, एक ग्रीक, एक अरमाइक, दूसरी प्राकृत भाषा जिसे पाली बोलते हैं, और कुछ लोगों ने बाद में, चूंकि ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा मनुस्मृति आने के बाद,
तो फिर उन्होंने इसको ब्राह्मी कहा कि नहीं, ब्राह्मी में है ये, ब्राह्मी में। और चौथी भाषा खरोष्टी करके है। और ये जो अशोक के स्तंभ निकले हैं, इन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया। एक शिलालेख बोलते हैं इनको, दूसरे जो है स्तंभ लेख कहलाते हैं, तीसरे गुहालेख कहलाते हैं। इसमें कुछ शिलालेख बृहद शिलालेख हैं जो 14 हैं संख्या में, 6 स्थानों से निकले हैं। 15 शिलालेख लघु शिलालेख है जो 15 स्थानों से निकले हैं, और 2 शिलालेख गुहा शिलालेख हैं। तो ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी भी आज, चूंकि वेबिनार पे हैं, पूरे देश भर के विद्वान साथी जुड़े हुए हैं। तो वैसे एक और मैं जानकारी दे दूं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई मौखिक बातें हैं, ये हिस्टोरिकल बातें हैं। और इसके लिए बहुत ही ऑथेंटिक राइटर 3 हुए हैं, जिसमें सबसे पहले D.R. भंडारकर हैं, जिन्होंने पहली बार 1923 में सम्राट अशोक के ऊपर एक ऑथेंटिक बुक लिखी, इतिहास लिखा उनका। दूसरे B.M. बरुआ हैं, जिन्होंने 1940 में 1946 में लिखा उनके ऊपर। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेखक अशोक खन्ना है, जो अमेरिकन ओरिजिन से हैं। 2020 में 2020 में उन्होंने मतलब ये जो किताब लिखी है, अशोका द विजनरी, ये किताब है अंग्रेजी में, अशोका द विजनरी इज लाइफ लीगेसी, इज लाइफ लीजेंड्स एंड लीगेसी, इज लाइफ लीजेंड एंड लीगेसी। लीजेंड कहते हैं किंवदंतियों को। तो ये बहुत ऑथेंटिक किताब है, और इस किताब में इन्होंने बहुत कुछ खोजपूर्ण बातें कही हैं कि जब ये जो भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो सम्राट अशोक की लीगेसी से काफी प्रभावित थे, क्योंकि तब तक 1837 में इस पर काफी लिखा जा चुका था। जैसे मैंने कहा कि D.R. भंडारकर ने तो 1923 में ही लिख दिया था, और ये उस वक्त 1836 में 37 में जब उन्होंने ये जो आपके कौन, जिन्होंने इसकी लिखाई के ऊपर जेम्स प्रिस्शिप ने जब उसको पढ़ने में उसको शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की, तो उन्होंने भी एक ब्रोचर जो है उस वक्त क्वीन विक्टोरिया को लिख करके दिया। तो ये काफी बात चर्चा में आ गई थी देश दुनिया में। तो मैं ये संक्षेप में आपके सामने जानकारी दे रहा हूँ। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खाली, जैसा अभी कुशवाहा जी ने कहा, उदयवान सिंह कुशवाहा जी ने, कि ये मौर्य जी खाली मौर्यों के सम्राट नहीं है, बल्कि उनको जान करके ये कृतज्ञता होनी चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये साफ साफ कहा है कि मुझे प्रबुद्ध भारत चाहिए। और महानायक काशीराम जी, जो 21वीं शताब्दी के प्रवर्तन के महानायक हैं, वो भी कहते हैं कि जब उनसे पूछा कि आपको कैसा देश चाहिए, कैसा भारत चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे अशोक का भारत चाहिए। तो अशोक का भारत सबको चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि चूंकि हम इस मामले में पीछे हैं, तो इसलिए राम राज्य की बात पहले होने लगी। जबकि सम्राट अशोक के शासन काल के बारे में अगर आप देखते हैं, तो सम्राट अशोक न केवल भारत के ध्वज में है, भारत की करेंसी पर है, स्टाम्प पर है, देश का सबसे बड़ा जो वो दिया जाता है वीरता का पुरस्कार, उसमें अशोक चक्र होता है। और ये भी सबको मालूम है कि उनके शासन काल में जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी, उसमें अकेले भारत की अर्थव्यवस्था 31.5% थी GDP। और उस वक्त देश सोने की चिड़िया कहलाता था और विश्वगुरु कहलाता था। तो क्यों विश्वगुरु कहलाता था, कैसे सोने की चिड़िया था, इस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सम्राट अशोक का जो जन्म है, तो एग्जैक्ट किसी को कुछ मालूम नहीं है। हमने अपने परसेप्शन से इसको बनाया है, और कोई बुरी बात नहीं है, औरों ने भी परसेप्शन से बनाया हुआ है। अभी तुलसी जयंती है, अभी हनुमान जयंती है, ये किसी ने कुछ देखा नहीं है। तो फिर भी हमें एक ऑथेंटिक मतलब डेट ये है कि
कुछ लोग कुछ किताबों में जैसे डी.आर. भंडारकर ने लिखा है 295 बीसी उनके जन्म की तिथि, वो ईयर। लेकिन ये सम्राट ये जो अशोक खन्ना है, इन्होंने कहा है कि अराउंड 300 बीसी, माने 295 से लेकर के 304 तक के बीच में कभी उनकी ईयर मानी जा सकती है। डेट का कंफर्मेशन अभी हम लोगों को नहीं है, लेकिन हमने परसेप्शन से ये माना कि भाई अशोकाष्टमी है आज, चैत की। और मृत्यु की उनकी डेट भी जो है, मतलब ईयर मालूम है कि वो 232 बीसी में उनकी डेथ होती है। वो शासक जो है बनते हैं 269 बीसी में। 269 में 20 मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व शासक बन जाते हैं। और कलिंग का युद्ध वो 261, 8 साल बाद ही उन्हें कलिंग का युद्ध लड़ना पड़ता है। कलिंग का युद्ध लड़ने के पीछे ये जो अशोक खन्ना है, ये लिखते हैं कि उस वक्त राजाओं को अपने व्यापार की चिंता रहती थी, क्योंकि सम्राट अशोक का जो शासन था बहुत आज की इंडिया के तिगुने, इंडिया उसकी सीमाएं तिगुने के बराबर थी, आज के भारत के तिगुने के बराबर। अफगानिस्तान से लेकर के ये आपका श्रीलंका और आपका म्यांमार और आपका नेपाल, ये सब जो है उस वक्त भारत का हिस्सा था। तो उन्होंने अपने समुद्र के रास्ते उस वक्त व्यापार होता था, तो व्यापार की दृष्टि से शायद कलिंग का युद्ध किया होगा। कलिंग जो है उड़ीसा, जो आज हमारे देश का प्रदेश है, तो ये उस वक्त कलिंगा था। लेकिन हुआ ये कि उसमें बहुत खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और उसके कारण सम्राट को बहुत असीमित वेदना हुई। उनका हृदय और मन मस्तिष्क डामाडोल हो गया। तो जब वो अपने महल की छत पर घूम रहे थे, तो वहां से एक बाल भिक्षु निगरोध नाम का उन्होंने जाते हुए देखा, जो बहुत शांति स्वभाव से, बहुत ही मतलब कहना चाहिए प्रफुल्लित होकर के अपना कदम ताल करते हुए निकल रहा था बाल भिक्षु निगरोध। तो उन्होंने उसको बुलाया, निगरोध को इशारा किया और उससे कहा कि भाई तुम इतने अपने मजबूत हो अंदर से, ऐसा क्या है, मैं तो एक किंग हूँ और मतलब इतना बड़ा मेरा राज है, लेकिन मैं बहुत विचलित हूँ। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, मैं तो अभी शिष्य हूँ, मैं तो अभी अभी परिचित हुआ हूँ। मेरे जो गुरु हैं मौदली के, आप उनसे परामर्श लीजिए। नतीजा ये हुआ कि उनसे धम्मोपदेश लिया उन्होंने और बाद में वो प्रभावित हुए धम्म से। जो लोग ये कहते हैं कि पहले राजा बनो, उसके बाद धम्म तैयार होगा, मैं इसको कंडेम करता हूँ। इंजीनियर आरसी बरगोत्रा साहब का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धर्म पहले था, उसने राजा को बदला, राजा ने धर्म को नहीं बनाया। ये हम लोग गलत महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं कि पहले राजा बनो, उसके बाद धर्म खड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल। राजा प्रभावित होता है एक बाल भिक्षु से, और बाल भिक्षु अपने जो उसके जो आचार्य हैं उनकी तरफ उनको मोड़ देता है, उनसे वो धम्म दीक्षा लेता है। और धम्म दीक्षा लेने के बाद सम्राट अशोक 3 प्रतिज्ञाएं करते हैं। एक तो वो ये करते हैं कि मैं आज से युद्ध की नीति का प्रतिबंध लगाता हूँ, मतलब त्याग करता हूँ, ये मेरा संकल्प है। नीति का त्याग का मतलब ये नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर मेरे ऊपर कोई युद्ध करेगा तो करूंगा, लेकिन अपनी तरफ से राज्य के विस्तार के लिए मैं युद्ध की नीति का त्याग करने की संकल्प लेता हूँ। पहला ये उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने किया कि जो समाज और देश के अंदर विषमता वैमनस्यता की जो फैला हुआ है, इसको रोकने का, इसकी प्रतिबंधित करने का, इसको वैमनस्यता विषमता को मैं भी नीति का त्याग करता हूँ और ये राज्य के अंदर नहीं होने दूंगा। मैं लोगों के अंदर सोशल एंडोसमेंट लाऊंगा। और तीसरा उनका ये था कि मैं लोक कल्याण एवं समृद्धशाली राज्य के लिए अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा का संकल्प लेता हूँ। पराकाष्ठा यानी प्रयत्न तो सब करते हैं, लेकिन ऐसा प्रयत्न जैसे हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती लगे हुए हैं कि भले ही उनका स्वास्थ्य अच्छा न लगता हो, लेकिन उनको ये लगता है कि मुझे ये काम इस हफ्ते पूरा करना है, ये काम मुझे इस महीने में करना है, ये काम मुझे इस साल में करना है। यानी
प्रयत्नों की पराकाष्ठा का उन्होंने ये 3 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली थी। तो इन तीनों प्रतिज्ञाओं के बाद क्या हुआ? इन तीनों प्रतिज्ञाओं के बाद जो उन्होंने अपना शासन चलाया, उसमें कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से दुनिया के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि प्रबुद्ध भारत चाहिए, अशोक का भारत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस वक्त भारत विश्व का गुरु बन गया था। भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा था, उसे ये प्रशस्ति प्राप्त हुई थी और स्वतंत्रता, महानता, गरिमापूर्ण शासन था और भारत के मूल निवासियों का गौरवशाली युग था ये। तो ये बात जो है, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री which is the period of freedom, greatness and glory. This is the period of Maurya Empire. At all other periods, the country suffered from defeat and darkness. ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी है, उसके चैप्टर 17 में वो लिखते हैं और वो कहते हैं बट द मौर्य पीरियड वाज ए पीरियड व्हेन चातुर्वर्ण्य वाज कंप्लीटली एनिहिलेटेड. When Chaturvarnya was completely annihilated, when the Bahujan, any Sudras who constituted a mass of the people, came into their own and became the rulers of the country. इसलिए बाबा साहब और काशीराम जी कहते हैं कि मुझे सम्राट अशोक का शासन चाहिए। ये सारे शूद्र अपने जब असली फॉर्म में आए, अपनी असली उनको लगा कि भाई हम हुआ भी, तभी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम देश के शासक हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वैसे ही नहीं कह दिया था जिनके पास झोपड़ियां थी, झोपड़ी वालों से कहा कि अपनी झोपड़ियों पे लिखो तुम देश के शासक हो, तो ये जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो। तो बाबा साहब ने इसलिए आपसे कहा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रिय दर्शक, सम्राट अशोक महान एक ऐसा शासक हुआ है जो पूरी तरह से संवेदनशील और राज्य के लिए न्याय का प्रतीक है। अपने समस्त भौतिक सुखों का त्याग करके न केवल अपने राज्य की जनता की समृद्धि के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उदारता और परोपकार का काम करना अपने राज्य का उद्देश्य बनाता है। इसलिए सम्राट अशोक की लोग खिलाफत करते हैं, क्योंकि राम राज्य में ये सब नहीं होता है। राम राज्य इसका बिल्कुल उलट है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें सम्राट अशोक के बारे में जानकारी लेने के लिए, अब मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक ने जब ये कह दिया कि भाई मैं उद्योग नीति का परित्याग करता हूं, मैं इस नीति को स्वीकार अब आगे नहीं मानूंगा, तो आखिर ऐसा क्या सीक्रेट था जिसकी वजह से मतलब उनकी सीमाएं सुरक्षित रहीं, अंदर भी कोई मतलब मिनिमम मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स मिनिमम, लेकिन कभी आंतरिक विद्रोह भी नहीं हुआ, और जो है शिक्षा नीति हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, और चाहे मतलब फॉरेन पॉलिसी हो, ये सारी चीजों में वो कैसे कामयाब थे? आखिर व्हाट आर द सीक्रेट्स? तो इस पर भी बाबा साहब ने कहा है कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट, who had minimum military force and minimum police force in his empire, even though his governance had protected the empire, the boundary of Triple India, maintained its absolute sovereignty and made their people happy and prosper. ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि आखिर क्या सीक्रेट था? तो सीक्रेट था मित्रों, वो उन्होंने अपने शिलालेख पर लिखा है, नास्ति ही कमंतरंग सर्वलोक हितत्या। ये पाली में है, नास्ति ही कमंतरंग सर्वलोक हितत्या, यानी सर्व मतलब लोक कल्याण के काम से ज्यादा दूसरा कोई बढ़िया काम नहीं। ये उनकी ब्लड में था, उनके रग रग में था। और दूसरा, उन्होंने अशोका हैड एडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने वाला, बुद्धि वाला समाज उन्होंने बनाया था। उनके यहाँ ये सिस्टम, थिंकिंग स्किल की फैकल्टी एजुकेशन सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग थे उनके लिए भी ये कंपलसरी था, सोच विचार करने वाली पर्सनैलिटी तैयार करना, जिसके कारण वर्तमान में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, दोनों में एक
ये जो थिंकिंग वाली जो जनरेशन थी वो पैदा हुई, और उसके कारण देश के अंदर वो सब जानती थी जनता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालांकि किसी राजा के लिए बहुत रिस्की काम था ये, क्योंकि राजा के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जनता को अज्ञानी बना के रखे, जैसे आजकल कर रहे हैं, उनको निर्धन बना के रखे, उनको पिछड़ा बना के रखे। लेकिन सम्राट अशोक ये नहीं कर रहे थे। सम्राट अशोक इसका उल्टा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें न मिलिट्री की जरूरत पड़ रही थी, न पुलिस की जरूरत पड़ रही थी। हाँ, पड़ रही थी उन्हें जो जो विजिलेंस फोर्स, गुप्तचर बल उनके पास बहुत स्ट्रांग था। गुप्तचर बल को उन्होंने इतना स्ट्रांग बना रखा था कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो ये जियो है, जो मैंने लोक कल्याण की जो चीजें हैं, उन्होंने सारे शिलालेख इसीलिए लिखवाए थे कि जनता पढ़ती रहे कि हमारा राजा क्या कर रहा है। और गुप्तचर से कहा कि अगर किसी की कोई शिकायत है तो मैं अगर सो भी रहा हूँ, महल में हूँ, चाहे नहा रहा हूँ, चाहे खा रहा हूँ, चाहे पालकी में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, मुझे जो है तत्काल सूचना दी जाए। ये फोर्स उनके पास जरूर बड़ा था, बाकी मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स नहीं था। और बाकी उन्होंने जो एजुकेशन का सिस्टम है, तो उनकी 4 विद्याएं थी। नंबर 1 आणविक की विद्या थी, जिसके कारण दुनिया के देशों के 10,000 विद्यार्थी इंडिया में पढ़ने आते थे। आणविक की विद्या के बारे में कभी फिर बात करेंगे। दूसरी त्रयी विद्या थी, चौथी वार्ता विद्या थी, और तीसरी वार्ता थी, और चौथी दंड नीति थी। ये 4 तरह की विद्याएं भारत में उस वक्त मशहूर थी, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर थी आणविक की विद्या, जो सबके लिए यूनिवर्सल थी, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एवरी काइंड ऑफ सिटीजनशिप, सबके लिए, किसी के लिए रोक टोक नहीं थी। जैसे मनुस्मृति आते ही इसको बलात् छीन लिया गया था आपसे, क्योंकि जब सम्राट अशोक खत्म हुआ, उसकी सोच खत्म हुई, और जब उल्टी सोच आई तो उसने वो सारे काम किए जो उस वक्त उनको कष्ट पहुंचा रहे थे, मनुस्मृति वालों को। और दूसरा उनका जो एक और उनका जो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है, तो आत्मनिर्भरता के सिद्धांत में जिसके कारण उनका शासन सफल हुआ, और 31.5% जो जीडीपी आई, तो वो इसलिए आई क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपनी जनता को मतलब ये शिलालेखों के ऊपर लिख करके बता दिया था कि ताकि जो है कोई जनता अंधेरे में न रहे, कहीं कोई दिक्कत हो तत्काल उसको सूचना पहुंचती थी। 84,000 उन्होंने जो चैत्य स्तूप बनवाए, और जो ये तमाम जो बातें हैं, तो नास्ति कमंत्रं सर्वलोक हेतत्या, तो ये सब इसका आधार था, मतलब निर्भरता का। हेल्थ के मामले में आपने भैया ने अभी बताया, कुशवाहा जी ने, अभी मौर्य जी ने भी काफी कुछ बता दिया, मैं आपका ध्यान नहीं उधर ज्यादा लेना चाहूंगा। बाकी जो वेलफेयर एंड वेल्थ वाली जो स्टेट है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि आज जो है हम लोग जो मानते हैं कि राजा जो था, तो उसने जो जो सहिष्णुता थी, प्यार था आपस में जनता में, और जो विषमता को समाप्त करने का काम अगर किसी शासक ने किया है, तो उसमें दुनिया के, एशिया के, यूरोप के सभी साहित्यकार कहते हैं कि एक ही राजा हुआ जिसका नाम अशोकादि ग्रेट है। सम्राट अशोक के अलावा कोई राजा दुनिया में नहीं हुआ जिसने वास्तव में एक विषमता मिटा के दिखाई हो, सोशल एंड ऑस्मोसिस किया हो, और स्नेह और का समाज में वातावरण पैदा किया हो। लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ नफरत के बाजार में क्या हो रहा है। तो हम जो है ये कहना चाहेंगे, और यही उनको वो अपनी जनता के साथ पुत्र और पुत्रवती की तरह से व्यवहार करता था, और स्वयं भी वो पिता होने का उससे अनुभूति होती थी। इसलिए जो शब्द चला है माई बाप, ये उसी वक्त का शब्द है, माई बाप। और ये जो मैं ये कहना चाहूंगा अंत में कि ये हमारा जो आज राम राज्य की जो बात चल रही है, तो राम राज्य से क्या होगा, और अशोक का शासन काल जो आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा। तो ये चीज जो है हमें बहुत गंभीरता से लेनी है। मैं पुनः सभी को सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर बार बार मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बात को रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मैटर थोड़ा ज्यादा था। मुझे लगता है कि जरूर संचालक जी नाराज हो रहे होंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साधु साधु साधु।
सर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो ऐतिहासिक जानकारी है और अपना इतिहास के बारे में आपने बताया है। ये इतनी जानकारी हमें आज तक हमने पढ़ी है, लेकिन इतनी जानकारी हमारे पास नहीं थी। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की जानकारी हमें आगे भी हमें देते रहेंगे। अभी तो तो जो शिलालेख है, सारे शिलालेखों के बारे में मुझे मालूम है। आप कभी मौका देंगे तो फिर बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे मीटिंग में आपको मौका मिलेगा फिर। तो अब मैं आगे हमारे जो उनको न्योता देता हूँ